Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेसन में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया ज्योग्राफी की बुक में, जो कि है इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हमने पाकिस्तान में कितनी तरह की इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले हमने इंडस्ट्री को डिफाइन किया कि इंडस्ट्री क्या होती है। कोई भी ऐसा इकोनॉमिक सेक्टर जहाँ पे लोगों को जॉब्स भी दी जाए और वहां पर गुड्स या सर्विसेज जो है वो बनाए जाएं या प्रोवाइड किए जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रीज कहते हैं। पाकिस्तान की कितनी तरह की इंडस्ट्रीज है या पूरी दुनिया में कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती है? हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ी, जो कि रॉ मटेरियल से शुरू होती है और रिसर्च और डेवलपमेंट पे जाकर खत्म हो जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वॉटरनरी। आज के लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका इमिग्रेशन और अर्बनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है। फिर हमें पता होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन और इमिग्रेशन क्या होती है। क्या आपको इन लफ्जों से फेमिलियरिटी है? कोई पता हो आपको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है? मैं कहूं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है? तो समझ में आता है? नहीं आता है? जान समझ कुछ क्या हो रही है? अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है या ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब होगा? मैं आपसे कहूं कि जो इंडिया है वो हमसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज है, तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ, तो ज्यादा आगे कैसे होता है? देखिए, प्राइमरी सेक्टर जो है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कहते, क्योंकि वो तो आपके पास चीजें ऑलरेडी मौजूद है ना, वो तो आपने सिर्फ निकालनी है। ठीक है, उन चीजों को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती है, जिसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं और रॉ मटेरियल्स को लेकर उनसे मुख्तलिफ फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि कार की इंडस्ट्री है, कार आप ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं। टेक्सटाइल है, जहाँ कपड़े बनते हैं। ठीक है, और फिर कपड़े भी कोई एक तरह के नहीं होते। बेडशीट्स हैं, रनर्स हैं, टेबल रनर्स हैं, टेबल क्लॉथ है, आप पहनने वाले कपड़े हैं। इसके अलावा क्विल्ट्स हैं जो आप ओढ़कर सोते हैं। ये तमाम क्या है? ये टेक्सटाइल ही है ना। ठीक है, तो आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल किस इलाके में? फैसलाबाद। फैसलाबाद में, नॉट लाहौर, फैसलाबाद में। यानी कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कहते हैं, इट रेफर्स टू द प्रोसेस by which an economy shifts from primarily agricultural and handcrafted good production to manufacturing and mechanized production। समझ में आई कुछ डेफिनेशन? क्या मतलब है इसका मुझतबा? इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मुल्क प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ? मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरफ। मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जहां पर मशीन्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, देखें, हाँ, कार की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, ठीक है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। केक की, बेकरी की फैक्ट्री, यानी कि बेकिंग का जो प्रोसेस है वो। इसके अलावा मिलियंस एंड ट्रिलियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, और इन्हीं फैक्ट्रीज को जितनी ज्यादा आपके मुल्क में ये फैक्ट्रीज हैं, इसका मतलब है कि आपका मुल्क उतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज होगा उतनी ज्यादा आप लोगों को क्या दे सकेंगे? चीजें तो बनेंगी ना। क्या प्रोवाइड करेगी ये इंडस्ट्री? नहीं, जॉब्स। आपको पता है कोई भी मुल्क सबसे ज्यादा तरक्की तब करता है जहां पर जब लोग जो है उनके पास जॉब्स हो। ऐसा मुल्क जहां पर लोग बेरोजगार होंगे या उनके पास जॉब नहीं होगी, अनएम्प्लॉयड होंगे, वो मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं कहलाता। इसका मतलब है उनके घर में पैसे ही नहीं आते, क्योंकि एक घर में एक आदमी कमा रहा है तो उसकी पूरी फैमिली वहां पर है, उसके साथ है, जिसको उसने खाना भी देना है, पढ़ाई भी करानी है, अगर बीमार हो गए तो अस्पताल भी लेकर जाना है। और इन तमाम चीजों के लिए आपको पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए आपको जॉब चाहिए। और जितनी ज्यादा आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा? आपको जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगे। हाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी हैं यहाँ पर, बहुत सारी।
यूजली सिटी से बाहर होती है इंडस्ट्रीज, आपको सिटी के अंदर इंडस्ट्री नजर नहीं आएगी। सिटी के अंदर आपको फिनिश्ड गुड्स जो इंडस्ट्री में बनते हैं ना, वो नजर आते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, लेट सपोज गाड़ी बन गई, पाकिस्तान में गाड़ियां तो इस तरह से मैन्युफैक्चर नहीं होती, सिर्फ असेंबल होती है, मुख्तलिफ जगह से चीजें बनकर आ जाती हैं, यहाँ आकर उनको असेंबल कर देते हैं, गाड़ी के अंदर फिट कर देते हैं बस। ठीक है, बनती नहीं है यहाँ पर इटसेल्फ। तो क्या होता है, हाँ, जापान में, चाइना में, और ऐसा नहीं होता कि तमाम चीजें एक ही मुल्क में बन जाए, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ चीजें गाड़ी की बन रही होती है। ठीक है, इसी तरह मोबाइल फोन की अगर बात करें तो मोबाइल फोन कहीं पर भी एक जगह नहीं बनता। लेट सपोज अगर एप्पल की कंपनी की बात की जाए, जो आप एप्पल का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ये कितने सारे है, एप्पल की कंपनी है किस मुल्क की? अमेरिकन, ये पता है सबको। ठीक है, और इसकी मुख्तलिफ चीजें चाइना, वियतनाम, जापान, कोरिया, इन तमाम जगहों पर बनती हैं। हाँ, वो मुख्तलिफ जगह पर बनती है इनकी चीजें, और फिर वो किसी एक मुल्क में जाकर असेंबल हो जाती हैं, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इन तमाम मुल्कों को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? अमेरिका को। एप्पल इट्स ओन्ड बाय, इट्स एन अमेरिकन कंपनी। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी है, मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया हुआ, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन फिर भी अगर किसी मुल्क की कंपनी है तो रेवेन्यू तो मुल्क में ही आ रहा है ना, आपके बैंक में ही पैसा आएगा ना। तो बैंक में अगर पैसा है तो उसका मतलब है आपका मुल्क अमीर है, अगर बैंक में पैसा नहीं है तो आप गरीब हो। मैं अपने पैसे यहाँ से सारे निकालूं और मैं बाहर किसी मुल्क में चली जाऊं, ठीक है, मैं अपना बिजनेस यहाँ से शिफ्ट कर लूं, तो ये क्या होगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद आ जाता है दी इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, टेक्नोलॉजी। इन तमाम चीजों को आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, आपका जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि आपके मुल्क में कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो इंक्रीज होता है। जब आपके मुल्क में जितना ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, उतने ज्यादा पैसे आपके मुल्क के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आपका जीडीपी जो है, याद रखना है, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आपके मुल्क में बने, डोमेस्टिक का मतलब है जो यहीं पर बने। ठीक है, मैं कहूं कि डोमेस्टिक मसला है तो इसका मतलब है मेरे घर का मसला है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब यह है कि हमारे मुल्क में बनने वाली अशिया, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपके मुल्क में लगेंगी, उतना ज्यादा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी इंक्रीज होगा। जब जीडीपी इंक्रीज होगा तो इन क्या है, जब आपके मुल्क में चीजें बन रही हैं तो फिर उससे इनकम ही जनरेट होगी ना, बाहर बेचोगे या अपने मुल्क में बेचोगे उसको, फैक्ट्रियों में थोड़ी नुमाइश के लिए रख दोगे उनको, बेचोगे ना उन्हें, कि नहीं बेचोगे? तुमने गाड़ी की फैक्ट्री लगा ली है, क्या करोगे, म्यूजियम में भेज दोगे गाड़ियां? हैं, म्यूजियम में भेज दोगे सारी गाड़ियां, तो वहां पे लग रख देंगे म्यूजियम में गाड़ियां, है ना, ये ऐसे ही करोगे। रेयर चीजें रखी जाती है, ऐसी चीजें रखी जाती है जो ना हो, एक आध हो, या बहुत ओल्ड हो, और वो सिर्फ एक रह गई हो, तो उन चीजों को वहां पर डिस्प्ले किया जाता है, नवादरात को। ठीक है, हाँ, जो मिलती है यहाँ पे, डायनासोर का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं उससे होती हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है इमिग्रेशन। किसी बच्चे को इमिग्रेशन का मतलब पता है? इमिग्रेशन क्या होती है? हाँ, मैं कनाडा की, जी बच्चे, एक मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाना। किसी दूसरे मुल्क में जाना नहीं, वहां जाकर सेटल हो जाना। हाँ, आप वहां जाकर सेटल हो सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी, ये भी इमिग्रेशन ही होती है। लेट्स सपोज मैं लाहौर में रहती हूँ और मैं कराची चली जाऊं, ये इमिग्रेशन नहीं होगी, ये माइग्रेशन होगी। ठीक है, अमेरिका जाऊंगी तो इमिग्रेशन होगी। जो आउटर कंट्री होती है, क्रॉस बॉर्डर होती है, उसको इमिग्रेशन कहते हैं। विद इन द कंट्री माइग्रेशन होती है, या हाँ, उसको माइग्रेशन कहते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से कराची चली जाऊँ, मेरा घर अभी भी लाहौर में है, लेकिन मैं कराची क्या करने गई हूँ, या तो मैं पढ़ाई के लिए गई हूँ, अच्छी पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो बड़ा मुल्क, बड़ा सिटी है, या मैं वहां पर इलाज करवाने गई हूँ, अच्छे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं वहां पर, या मैं वहां क्या करने गई हूँ, जॉब, अच्छी जॉब की तलाश में। अक्सर ऐसा होता है, छोटी सिटीज से लोग जो है वो लाहौर आ जाते हैं, जो आसपास छोटे सिटीज हैं वहां से लाहौर आ जाते हैं, या वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे,
या यहाँ पर अच्छी जॉब तलाश करने आते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बिजनेसेस हैं, यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी बड़े मुल्क में, आपका मुल्क छोटा है, आप किसी बड़े मुल्क में चले जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी बड़ी है। अब इकोनॉमी क्यों बड़ी है? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज क्या है, ज्यादा है। उनका जीडीपी कैसा होगा, ज्यादा होगा, जॉब्स भी ज्यादा होंगी। जब जॉब्स ज्यादा होंगी तो आपको ना सिर्फ जॉब प्रोवाइड करेंगे, और उनके मुल्क में क्योंकि पैसा है तो उनकी एजुकेशन आपके मुल्क से कैसी होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो कैसी होंगी, वो भी बहुत अच्छी होंगी। ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज जो कि आपके मुल्क में नहीं हो सकता, वो वहां पे जो है वो क्या हो सकता है, वो वहां हो सकता है। तो ये तमाम वो पर्पसेस हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बहुत से लोग पढ़ाई के लिए और किसके लिए जाते हैं, जॉब फाइंडिंग के लिए, वर्क के लिए जाते हैं। वो या तो यूके चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, या समटाइम्स लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी जाते हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कौन से हैं? दुबई, शारजा, मस्कत, ओमान, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ लोग काम करने के लिए जाते हैं। अपना दिमाग खोल लो मुर्तबा, आई कैन टेल व्हेन द किड इज जस्ट लुकिंग एट मी एंड नॉट लिसनिंग एनीथिंग। ऊपर से जा रही है बात, आपको नुकसान है इसका, आपके सुनने का मुझे फायदा कोई नहीं है, लेकिन मेरे आप जब मुझे नहीं सुनोगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, आप ना सुनो, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात का होगा, मुझे तो पता है चीजों का, आपको नहीं पता, इसलिए आपने सुनना है, राइट? तो इसलिए ध्यान से दिमाग खोलो अपना। इमिग्रेशन एक बड़ी मजेदार चीज है, और यहाँ आपको एक स्टेटिस्टिक ग्राफ नजर आ रहा है। कोई बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर सकता है? ये पाकिस्तान की इमिग्रेशन है, जो कि लोग यहां से मूव आउट हुए हैं किसी दूसरे कंट्री में। नीचे आपको इमिग्रेशन है ना, नीचे आपको ईयर्स नजर आ रहे हैं, फ्रॉम 2007 टिल 2022, और यहां आपको नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इन थाउजेंड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर हम देखें तो 282,000 people immigrated from Pakistan in 2007 to different countries. ये किसी एक कंट्री की तरफ इमिग्रेशन नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान से कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया होगा, कोई इंडिया, कोई चाइना, कोई जापान, कोई यूके, कोई कनाडा, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया। तो ये उनकी तमाम इमिग्रेशन स्टेटिस्टिक्स है। इसको रीड करें 1 मिनट के लिए और मुझे बताएं आपको क्या समझ में आ रही है, क्या समझ में आई, एक्सप्लेन करो है। कि अगर आप 2021 से 2022 का डिफरेंस निकालो ना, तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इमीडिएट ईयर्स में कहीं पे भी आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। देखिए कहीं पे भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 752 है तो वहां पे 947 है, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, और वहां पर आप देखिए 2 से 8, तो इट्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, ऑलमोस्ट 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो इतना डिफरेंस आपको कहीं पे भी इमीडिएट ईयर्स में नहीं नजर आ रहा। तो ये इसी वजह से था। अब अगर आपके आप लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकाले तो अब फिर इमिग्रेशन कम हो गई है, लोग कम जा रहे हैं। अपने मुल्क की जब इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है, आपके पॉलिटिकल जो आप बेसिकली आपके पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपका मुल्क पॉलिटिकली स्टेबलाइज हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपके मुल्क में अच्छी जॉब्स, अच्छे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, अच्छी स्कीम्स शुरू होती है, जिससे लोगों को क्या होता है, स्टेबिलिटी की तरफ लोग आ जाते हैं। ठीक है, जब आपके अपने मुल्क में लोग भूखे मरेंगे, या आप लेट्स सपोज मैंने एमबीए किया हुआ है और मुझे वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, आप चपरासी की जॉब कर लें, पीएन की जॉब कर लें। देखिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, तमाम काम जो होते हैं वो इज्जत होते हैं, लेकिन हर काम की एक रिक्वायरमेंट होती है। एक एमबीए मैंने इसलिए किया था कि आप मुझसे मैनेजमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम करवाएं, है ना। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि आप ग्लास लेकर आए, आप चाय सर्व करें, तो दिस इज फिर आप मैं ऐसी जगह जाना शुरू कर जाने की नहीं, फिर मैं ये सोचूंगी कि मैं किसी ऐसी जगह मूव कर जाऊं जहां जो मेरा स्किल है मेरे पास, उसको मैं जो है वो उसके ऊपर वर्क कर सकूं या उसको कैश करवा सकूं। ठीक है, सो ये तमाम चीजें होती हैं। दैट्स व्हाई पीपल मोस्ट, देखिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप समटाइम्स यहाँ से पीएचडी करके बाहर जाते हैं और बाहर जाके आप वेटर ही बने हुए होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी अपनी इकोनॉमी, वो आपका अपना मुल्क नहीं है, और वहां जाके स्टेबलाइज होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसी वजह से आपने जब भी इमिग्रेशन करनी है,
आपने पहले अपनी जॉब ढूंढनी है, फिर आपने इमिग्रेट करना है। आप जाकर काम ढूंढेंगे तो हो सकता है कहीं काम हो ही ना आपके लेवल का उस वक्त, जब निकलेगा तो आपको करना है, लेकिन तब तक आप फारिग तो नहीं बैठ सकते। यस, हैव पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम 2007? आप जॉब मैक्सिमम के निकालो ना, आप सबसे ज्यादा अगर आपको देखें तो 2015 है, उससे इमीडिएट ईयर्स का निकालो डिफरेंस, और फिर 2021 और 2022 का डिफरेंस निकालो, तो वो सबसे ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाना है। अच्छा, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। यस अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। हम क्या करते हैं, हम अर्बनाइजेशन कर लेते हैं। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है? मैं कहूँ कि लाहौर जो है ये एक अर्बन एरिया है, और शेखुपुरा जो इसके साथ एक छोटा सा और इलाका है वो रूरल एरिया है। हाँ, बस 50 पे खत्म हो जाएगा, नहीं 1 पे खत्म होगा, सो वी हैव टाइम। अच्छा, अब आप मुझे जरा सोचकर बताएं कि अर्बन एरिया क्या होता है जो ज्यादा डेवलप होता है। जब ज्यादा डेवलप होगा तो वहां लोग, पॉपुलेशन कितनी होगी? ज्यादा होगी पॉपुलेशन, ज्यादा रहना। क्यों? गुड, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होंगी। नहीं, विद इन द कंट्री भी माइग्रेशन होती है, और फ्रॉम आउटर साइड भी, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करके आते हैं। उनको एमिग्रेंट्स कहते हैं। दीज आर टू वर्ड्स, इसको आपने याद रखना है। इमिग्रेशन मीन्स गोइंग आउट, ठीक है? एमिग्रेशन, somebody is coming in your country, जो आपके मुल्क में आ रहे हैं वो एमिग्रेंट्स हुए ना, ठीक है? सो हमारे मुल्क में कौन लोग आते हैं? अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आते हैं, उज्बेक्स आते हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से लोग जो है, श्रीलंका से, इंडिया से भी आते हैं, चाइना से लोग आते हैं। सो दीज पीपल दे कम इन आवर कंट्री। यस, चाइना की, क्योंकि सी पैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, अब साथ ही हम क्या चीज देख लेते हैं, साथ ही हम देख लेते हैं अर्बनाइजेशन को। जब आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होती है तो उससे आपके मुल्क में अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज होती है। यानी कि आपका मुल्क रूरल से, रूरल क्या होता है? विलेज एरिया, जहां पर मोस्टली लैंड फार्म्स होते हैं, खेत वगैरह होते हैं, ठीक है? उससे वो शिफ्ट कर जाता है किसकी तरफ? इंडस्ट्री की तरफ। और फिर क्या होता है, वहां पर शहर आबाद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा जहां इंडस्ट्री होती है वहां पर मार्केट भी होती है। आपने कभी किसी विलेज में बड़ी सी मार्केट देखी है, सुपर मार्केट देखी हो? आपने देखा हो कोई जो है वो एक्सपो सेंटर खुला हुआ है वहां पर, या कोई ये क्या नाम है आपके, ये जो जाते हैं हम, एम्पोरियम है और पैकेजेस है, या गीगा मॉल है, डॉलमेन मॉल है, ये खुले हुए हैं, कभी देखा है आपने? नहीं देखा ना? तो इसका यही मतलब है, ये कहाँ खुलते हैं? ये हमेशा अर्बनाइज्ड एरियाज में खुलते हैं। सो अगर अब आप अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन करेंगे तो इट मींस इन the increasing concentration of population in cities and towns leading to the growth of expansion of urban areas. Let's suppose ये लाहौर है, ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, ठीक है? अब लाहौर जो है, व्हाट इज दिस? इट इज अ सिटी, इट इज अ सिटी, ठीक है? ये एक सिटी है। अब होगा क्या कि यहां पर कुछ जो है वो अर्बनाइज्ड, सॉरी रूरल एरियाज है, खेतों, विलेजेस वगैरह है। वहां से जैसे जैसे लाहौर के अंदर इंडस्ट्री या मार्केट इंक्रीज होगी तो लोगों को अच्छी जॉब्स नजर आएंगी, लोग एजुकेशन के लिए यहाँ आएंगे, तो यहाँ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब इतनी सी जगह में तो आप ज्यादा पॉपुलेशन को एकोमोडेट नहीं कर सकते ना, तो ये लाहौर जो है ये एक्सपैंड करेगा आहिस्ता आहिस्ता, न्यू कम्युनिटीज और सोसाइटीज। जैसा कि अब आपको लाहौर की पेरिफेरी है, जैसे जैसे आप लाहौर से बाहर निकलते हैं, न्यू लाहौर, न्यू पार्क व्यू सोसाइटी, फलानी सोसाइटी और टमकानी सोसाइटी, ये तमाम खुली हुई है। लाइक इवन नियर शेखुपुरा, जहां पे आप शेखुपुरा को टच करते हैं, दैट इज अनदर सिटी, इवन वहां पर आपको लाहौर की सोसाइटीज नजर आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज। और एक्सपेंशन ऑफ सिटीज कब होती है? जब आपके मुल्क में अर्बनाइजेशन होती है। अर्बनाइजेशन कब होती है? जब आपका सिटी या आपका कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हो रहा होता है। देखिए, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं।
अगर हम फायदों की बात करें सिटी के, तो यू हैव मोर जॉब्स, यू हैव बेटर लिविंग फैसिलिटीज, साफ पानी आपको यहाँ अच्छा मिलेगा, मार्केट की अवेलेबिलिटी होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, ज्यादा जॉब्स होंगी, वेल कनेक्टेड होगा, अच्छी रोड्स होंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, तमाम फैसिलिटीज आप जिधर रह रहे होंगे वहां पे ही आपको मिल जाएंगी। तमाम फैसिलिटीज के अंदर आ जाता है आपके कम्युनिटी के अंदर ही आपको स्कूल, कॉलेज, इवन यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये तमाम चीजें मिलेंगी, मिलेंगी ना, ऐसा है ना। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट विलेज, आपको ये बेसिक एमिनिटीज इनको कहा जाता है, ये वहां पर एब्सेंट होंगी। वहां पर आपको प्राइमरी का स्कूल सिर्फ मिलेगा या मिडिल तक मिलेगा, अच्छी तालीम के लिए आपको अगेन किसी सिटी में आना पड़ेगा, ठीक है। और कॉलेज पढ़ने के लिए या यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भी वहां पे आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, आपको एक छोटी डिस्पेंसरी मिल जाएगी, ठीक है, जिसपे आप इमीडिएट कोई आपको वो फर्स्ट एड दे सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म या खुदा ना खास्ता डिजीज हो गया, अगेन आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सिटी जाना पड़ेगा। बट देर आर सम बैड पॉइंट्स ऑल्सो। अगर हम किसी अर्बनाइज्ड एरिया की या सिटी की बात करें तो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगी, ट्रैफिक कंजेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लोग जो है ओवर क्राउडेड एरियाज आपको मिलेंगे, ठीक है। समटाइम्स आप एक बेहतर फ्यूचर सोच कर आते हैं, लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा लोग होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप वो चीज अचीव नहीं कर पाते। तो एज कंपेयर टू रूरल एरिया, वहां पॉपुलेशन भी कम है, हवा भी साफ है, नेचर से ज्यादा करीब होते हैं ऐसे एरियाज। तो दोनों की अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, ये डिपेंड करता है इंसान की सोच पे कि वो किस जगह रहना चाहता है। हाँ, गांव बहुत अच्छा होता है, लेकिन अल्टीमेटली, हाँ हाँ, वो टाउन है, इट इज कॉल्ड अ टाउन। जो ट्रांजिशन में होता है ना वो पूरा सिटी बना होता है, ना वो अभी पूरा गांव होता है, उसको हम टाउन कहते हैं। इट इज एन इन बिटवीन स्टेज बिटवीन अ सिटी एंड ए विलेज, उसको हम टाउन्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन टाउन्स विलेजेस से बेहतर होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां आपको कॉलेज भी मिल जाता है, वहां आपको अच्छा एक हॉस्पिटल भी मिल जाता है, बैंक्स भी अच्छे मिल जाते हैं आपको। हाँ, पोल्यूशन वहां कम होती है टाउन्स के अंदर, और आपको अच्छे स्टोर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, कुछ फैसिलिटीज जो है वो वहां पर अच्छी अवेलेबल होती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब पॉपुलेशन वहां इंक्रीज होती रहेगी, आसपास के गांव वाले भी उधर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, बूरे वाला एक बड़ा सिटी बन जाएगा, वो ये फिर एक अर्बन सेंटर बन जाएगा, या ये ज्यादा अर्बनाइज हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपको अल्टीमेटली वहां एक बड़ा अस्पताल भी बनाना पड़ेगा, वहां आपको एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनानी पड़ेगी, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। फिर वहां पे भी आपको एक डॉल्मेन मॉल बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखें ये चीजें वहां पर ही बनाई जाती है। मैं एक विलेज में जाऊंगी, वहां जमीन भी सस्ती मिलेगी, ठीक है, मैं वहां जाके अपना डॉल्मेन मॉल बना लूं, तो फायदा होगा उसका। विलेजर्स क्यों आएंगे वहां? हर चीज की एक अट्रैक्शन होती है, और वो वहीं बनाई जाती है जहां उसकी जरूरत होती है, या जहां लोग चाहते हैं उसको। विलेजर्स डोंट नीड इट। कितने लोग आएंगे? 10% आपके पॉपुलेशन आ जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि उनके बजट से ही बाहर होंगी। जो इतने बड़े मॉल्स होते हैं वहां पर फिर इंटरनेशनल कंपनीज भी आकर जो है वो क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, और फिर ऑब्वियसली प्राइसेस जो होती हैं वो उसके हिसाब से होती हैं, वो आपके बजट फ्रेंडली नहीं होती। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें माइंड में रखनी होती हैं। और ये जो तीनों चीजें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इमिग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोई भी मुल्क अगर इंडस्ट्रियलाइज होगा तो वहां पर इमिग्रेशन खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। टाउन कहलाएगा ना वो। देखिए ना, वो पूरा सिटी है अभी, और उसके अंदर अभी साथ ही आपको लैंड फार्म्स या विलेजेस भी नजर आ रहे हैं, आपको फार्म लैंड नजर आ रहा है, किसी किसी के पास खेत भी है। इट्स अ टाउन, इट्स अ टाउन, इट्स अ टाउन। उस वो टाउन की कैटेगरी को फुलफिल करता है। देखिए सिटी, मैं आपको वही बात कह रही हूँ ना कि वो जो विलेज और सिटी के बीच की चीज होती है उसको टाउन कहते हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि उसके लिए ये टर्म यूज करें, इट्स अ टाउन। टाउन, TOWN, टाउन, उसको टाउन कहते हैं, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट जो कि शुरू होती है। विलेज जो है वो भी एक बड़ी सेटलमेंट है, इससे जो छोटी सेटलमेंट होती है उसको हैमलेट कहते हैं, जहां पर चंद एक घर होते हैं बस। आपको वो अक्सर पहाड़ी इलाकों में नजर आते हैं, दूर दराज ऊपर एक पहाड़ के ऊपर 4-5 घर बने हैं बस। उन्होंने वहां पे छोटी सी अपनी खेती बाड़ी की होती है, थोड़ी बहुत बकरियां रखी होती है, उन्हीं का वो दूध इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का गोश्त इस्तेमाल करते हैं,
और अपनी थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लगा लेते हैं और ऐसे उससे वही हैमलेट कहलाता है वो, इट्स कॉल्ड अ हैमलेट, ठीक है। फिर हैमलेट से बड़ा जो है वो विलेज होता है, विलेज से बड़ा टाउन होता है, टाउन से बड़ा सिटी होता है, सिटी से बड़ा मेगापोलिस होता है, मेगापोलिस। मेगापोलिस होता है जिसमें एक बहुत बड़ी कड़ी होती है जो सिटीज की आपको नजर आती है, जैसे कि लाहौर से लेके कराची तक अगर आप देखें तो ये एक मेगापोलिस बन जाता है। इसमें बहुत सारे आपको अर्बनाइज्ड एरियाज नजर आते हैं। हाँ, जीटी रोड कनेक्ट करती है उसको। जीटी रोड क्यों मेगापोलिस, आप जीटी रोड के ऊपर थोड़ी रहते हो। वो जिन सिटीज को और एरियाज को कनेक्ट करती है उस पूरे बड़े एरिया को हम मेगापोलिस कहते हैं। हाँ, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का ये लेसन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कल हम वर्कशीट करेंगे तो आपको मजीद जो है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।